अपने वायुमंडल में नाइट्रोजन है वो 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। 78% नाइट्रोजन, यानी जितनी भी गैसें हैं उसमें से नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 78% है। 78% नाइट्रोजन होते हुए भी पौधे नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर सकते, यानी कि पौधों के अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे पौधे नाइट्रोजन का सीधा ही उपयोग करें। तो पौधे नाइट्रोजन को सीधा उपयोग में नहीं ले सकते, बल्कि नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में पौधे इसका उपयोग कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलने की घटना को ही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहा जाता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कहा जाता है। क्यों इसका सीधा उपयोग क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नाइट्रोजन होती है उसमें नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बंध पाया जाता है, और पौधों के अंदर कोई ऐसा एंजाइम या कोई ऐसा सिस्टम नहीं है वो इस ट्रिपल बंध को तोड़ सके। साथ के साथ ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाता है 1s2 2s2 2p3, और आप जानते हो कि इसके p में 3 इलेक्ट्रॉन है। आप ये भी जानते हो कि हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, आधे भरे हुए व पूर्ण भरे हुए कक्षक अधिक स्थायी होते हैं। तो ये अधिक स्थायी होने के कारण नाइट्रोजन है उसका उपयोग पौधे सीधा नहीं कर पाते हैं। तो नाइट्रोजन का उपयोग है वो नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में करना पड़ता है, और नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलने की घटना को ही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहा जाता है। और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण 2 प्रकार से हो सकता है। एक तो होती है एबर विधि, यानी कि कृत्रिम नाइट्रोजन स्थिरीकरण। कृत्रिम नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब है अपने मानव खुद नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करे कोई भी विधि लगा करे। और एक होता है प्रकृति ने अपने को नाइट्रोजन स्थिरीकरण, यानी कि प्रकृति खुद अपने को कर देती है। प्रकृति ने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया है, यानी कि प्रकृति का अर्थ भगवान से ही है, भगवान से अपने को बनाया। तो ऐसा सिस्टम बनाया है कि दुनिया के अंदर कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इसके अलावा कई भौतिक प्रक्रम भी ऐसे होते हैं जिसके दौरान नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है। जैसे बिजली, अपने जब बारिश का टाइम होता है, वर्षा आने का टाइम होता है, तो बिजली है वो कड़कती है, बादल गरजते हैं। इस दौरान भी नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा कुछ बहुत से जीवाणु हैं, कुछ एल्गी है, एल्गी का मतलब कुछ शैवाल हैं, वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कैसे होता है? तो अपने बात करें, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण 2 प्रकार से हो सकता है। पहला है कृत्रिम नाइट्रोजन स्थिरीकरण। कृत्रिम नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना, और जो कृत्रिम रूप से हो, कृत्रिम का मतलब मानव है वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में बदले। जैसे अपने खेत में काम में लेने के लिए अपने यूरिया काम में लेते हैं, तो वो नाइट्रोजन का यौगिक मनुष्य ने खुद ने बनाया है, तो वो कृत्रिम नाइट्रोजन स्थिरीकरण हुआ है। और कई प्रकार की अपनी खाद वगैरह बनाते हैं, वो कृत्रिम नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। कृत्रिम नाइट्रोजन स्थिरीकरण की कई विधियों का अपने अध्ययन करेंगे कि सबसे पहली विधि की बात करते हैं हेबर विधि। तो हेबर विधि में क्या होता है? तो हेबर विधि है वो अमोनिया बनाने की विधि है। हेबर विधि है वो NH3 बनाने की है। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि हेबर विधि से क्या बनाया जाता है? अमोनिया बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है? हेबर विधि में नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन के साथ करवाई जाती है और अमोनिया का निर्माण हो जाता है। संतुलित करने के लिए नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ पर 2 लगा दो। अब हाइड्रोजन 6 हो गए तो यहाँ पर क्या लगा दो? 3 लगा दो। यह अभिक्रिया है वो Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, यानी आयरन यहाँ पर कैटेलिस्ट होता है।
और जो एमओ होता है वो मॉड्यूलेटर होता है। मॉड्यूलेटर का अर्थ है एमओ यहाँ पर प्रवर्धक की भांति कार्य करता है। एमओ है यहाँ पर प्रवर्धक यानी कि मॉड्यूलेटर की भांति कार्य करता है। अब उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं उन्हें उत्प्रेरक कहा जाता है। और ये एफ ही है, ये एक उत्प्रेरक है, इस अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का काम करता है। उत्प्रेरक भी कई प्रकार के होते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक वे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार कुछ ऋणात्मक उत्प्रेरक होते हैं। तो ऋणात्मक उत्प्रेरक उन्हें कहा जाता है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं। और कई होते हैं जैव उत्प्रेरक जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ाने का काम करते हैं। कुछ सवतः उत्प्रेरक होते हैं। सवतः उत्प्रेरक उन्हें कहा जाता है जो अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न होते हैं और अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का काम करते हैं, उनको सवतः उत्प्रेरक कहते हैं। तो यहाँ पर एपी है, ये एक धनात्मक उत्प्रेरक है। लेकिन मॉड्यूलेटर किसे कहा जाता है? एफी तो ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है। मॉड्यूलेटर क्या करता है? मॉड्यूलेटर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। ये एमओ है, ये मॉड्यूलेटर है, प्रवर्धक है। एमओ एफई की क्रियाशीलता को बढ़ाता है और फिर एफई क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। तो एमओ यहाँ पर मॉड्यूलेटर है, एमओ यहाँ पर क्या है? प्रवर्धक है। प्रवर्धक उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने का काम करता है। ये अमोनिया निर्माण की एबर विधि है। यहाँ पर ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, यानी कि इसमें हीट बाहर निकलती है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि इसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। तो यहाँ पर एबर विधि से अमोनिया बनाने की विधि के दौरान टेम्परेचर है वो कम रखा जाता है, ताप कम रखा जाता है और दाब ज़्यादा रखा जाता है। दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया है, दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया कम अणुओं की ओर चली जाती है। तो यहाँ पर इधर 4 मोल है और इधर 2 मोल है, तो दाब बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया कम मोल की तरफ जाएगी। तो ये ला सातेलिए का नियम होता है। ला सातेलिए ने कहा था किसी समय पर यदि दाब बढ़ा दिया जाए तो साम्य उस दिशा में चला जाता है जिधर अणुओं की संख्या कम हो। तो इस पर दाब बढ़ा देंगे तो साम्य अमोनिया की तरफ चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर दाब क्या रखा जाता है? उच्च। तो यह क्रिया उच्च दाब और निम्न ताप पर संपन्न करवाई जाती है और अमोनिया की अधिकतम लब्धि करने के लिए अपने को ताप कम रखना चाहिए और दाब उच्च रखना चाहिए। अब अगली विधि है ओस्टवाल्ड की विधि से। ओस्टवाल्ड की विधि से पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि ओस्टवाल्ड की विधि से क्या बनाया जाता है? तो ओस्टवाल्ड की विधि से HNO3 बनाया जाता है, यानी कि ओस्टवाल्ड की विधि नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि है। तो नाइट्रिक अम्ल, इस विधि से नाइट्रिक अम्ल कैसे बनाया जाता है? देखो, नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए पहले अपने को अमोनिया बनानी पड़ेगी और अमोनिया बनाने के लिए जो हेबर विधि है वही काम में ली जाती है कि नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है। एफी उत्प्रेरक और एमओ प्रवर्धक की उपस्थिति के अंदर तो अमोनिया बन जाती है। इस अमोनिया की क्रिया फिर पिट्टी और एस्बेस्टस उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाते हैं। पिट्टी एस्बेस्टस क्या करता है? पिट्टी एस्बेस्टस उत्प्रेरक इस अमोनिया और ऑक्सीजन की क्रिया कराते हैं तो NO बन जाता है, साथ में जल है वो बाहर निकलता है। फिर NO क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और NO2 बन जाता है और NO2 है वो ऑक्सीजन और जल के साथ क्रिया कर अमोनिया बना लेता है। इस प्रकार से अपने ये क्या बना लेता है? HNO3 बना लेता है। इस प्रकार से HNO3 का निर्माण है वो आसानी से हो जाता है। तो ये ओस्टवाल्ड की विधि HNO3 के निर्माण की विधि है, यानी कि नाइट्रिक अम्ल। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि ओस्टवाल्ड विधि से क्या बनाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले ओस्टवाल्ड की विधि के अंदर अमोनिया बनाई जाती है। अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन के साथ करवाई जाती है, एफी उत्प्रेरक और एमओ प्रवर्तक। अब अमोनिया बन गई, अमोनिया की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है पिट्टी और एस्बेस्टस उत्प्रेरक की उपस्थिति के अंदर। पिट्टी और एस्बेस्टस उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाने से NO बन जाता है। NO की क्रिया फिर ऑक्सीजन से करवाकर NO2 बन जाता है। NO2 की क्रिया ऑक्सीजन और जल के साथ करवाने पर HNO3 का निर्माण हो जाता है। तो इस विधि को ओस्टवाल्ड की विधि कहा जाता है।
अगली विधि है कैल्शियम साइनेमाइड का निर्माण। कैल्शियम साइनेमाइड कहा जाता है CaNCN को। CaNCN कैल्शियम साइनेमाइड है। अच्छा उर्वरक क्यों होता है? क्योंकि इसमें देखो CaNCN है तो कैल्शियम भी आ गया और नाइट्रोजन भी आ गया, तो बेकार की चीज़ कोई नहीं है, इसमें कैल्शियम और नाइट्रोजन आ गए, इसीलिए कैल्शियम साइनेमाइड बहुत ही अच्छा उर्वरक होता है। बनाना भी बड़ा आसान है कि नाइट्रोजन की क्रिया कैल्शियम में, तो ये तो नाइट्रोजन है ही, नाइट्रोजन की क्रिया कैल्शियम कार्बाइड CaC2 को कहा जाता है कैल्शियम कार्बाइड। नाइट्रोजन की क्रिया कैल्शियम कार्बाइड से हो जाए तो CaNCN बन जाएगा, और CaNCN को अच्छी उर्वरक कहा जाता है। कौन सी? इसको कहा जाता है CaNCN को नाइट्रोलियम उर्वरक कहा जाता है। और एक कार्बन क्या हो गया? बाहर निकल गया। देखो एक C नाइट्रोजन है, इस C के दोनों तरफ लगा दो, CaC तो था ही, नाइट्रोजन दोनों तरफ लगा दिया, 2 सीट थे, एक C क्या हो गया? बाहर तक गया। बस इतनी सी बात है। अगली विधि है बर्कलैंड-हाइड विधि। बर्कलैंड-हाइड विधि तो बहुत ही N2+O2 की क्रिया विद्युत आरक की उपस्थिति में कराई जाती है। ये जानते हो आप, ये ऊष्मा शोषीय विक्रिया होती है, ऊष्मा अवशोषित होती है, यानी कि एंडोथर्मिक प्रकार की रिएक्शन है। ये सभी दहन ऊष्माक्षेपी होते हैं, यानी कि एक्सोथर्मिक होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ क्रिया हो रही है, इसका मतलब दहन हो रहा है, और दहन में तो ऊष्मा बाहर निकलती है, लेकिन ये अपवाद स्वरूप ऊष्मा शोषीय विक्रिया है, तो NO बन गया। बस NO की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करा दोगे तो NO2 बन जाएगा, और NO2 की क्रिया यदि जल व ऑक्सीजन के साथ करवा दोगे तो HNO3 बन जाएगा। इस विधि को बर्कलैंड-हाइड विधि कहा जाता है, और इस विधि से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण हो गया, यानी कि नाइट्रोजन है वो स्थिर हो चुकी है, तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण की कैल्शियम साइनेमाइड का निर्माण अच्छा उर्वरक बन रहा है। बर्कलैंड-हाइड विधि से भी HNO3 बना सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा उर्वरक बनाने के आगे काम में लिया जाता है। क्योंकि जैसे देखो HNO3 है, HNO3 के हाइड्रोजन हटाकर K लगा दें तो इसको KNO3 कहा जाता है, और इसको KNO3 को इंडियन साल्ट पिटर भी कहा जाता है। इंडियन साल्ट पिटर कहा जाता है इसको, इंडियन साल्ट पिटर के नाम से मशहूर है ये इंडियन साल्ट पिटर। और NaNO3 को कहा जाता है चिल्ली साल्ट पिटर। इसको चिल्ली देश में ज़्यादा पाया जाता है, ये चिल्ली साल्ट पिटर। चिल्ली देश है ये, कनाडा से ठीक नीचे दक्षिण अमेरिका का पार्ट होता है चिल्ली देश एक, तो ये चिल्ली साल्ट पिटर के नाम से जाना जाता है। ये इंडिया में पाया जाता है, जिसको अपने सामान्य भाषा में सोरा कह देते हैं। ये सोरा है, ये अपने हनुमानगढ़ जिले में भी काफ़ी मात्रा में मिलता है KNO3, और NaNO3 है, इसको चिल्ली साल्ट पिटर कहते हैं, तो ये चिल्ली देश में पाया जाता है, और KNO3 को इंडियन साल्ट पिटर कहते हैं। देखो दोबारा से क्या हुआ है, कैल्शियम साइनेमाइड का निर्माण के लिए अपने क्या किया जाता है? कैल्शियम साइनेमाइड को एक तो ये ध्यान रखना नाइट्रोलियम उर्वरक कहते हैं। नाइट्रोजन की क्रिया कैल्शियम कार्बाइड के साथ कराई जाती है, तो CaNCN बन गया। बर्कलैंड-हाइड की विधि के अंदर N2+O2 की क्रिया कराई जाती है, विद्युत आरक की स्थिति में NO बन गया, NO की क्रिया ऑक्सीजन के साथ होगी तो NO2 बन जाएगा। NO2 जल और O2 मिलकर HNO3 बना लेते हैं। इस घटना को क्या कहा जाता है? बर्कलैंड-हाइड विधि कहा जाता है। और HNO3 का पोटेशियम लवण को अपने इंडियन साल्ट पिटर कहते हैं, जबकि सोडियम लवण को चिल्ली साल्ट पिटर कहते हैं। इंडियन साल्ट पिटर इसीलिए कहते हैं क्योंकि इंडिया में पाया जाता है, चिल्ली साल्ट पिटर चिल्ली में पाया जाता है।